डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और आज हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हम जान लेते हैं। 1895 तक एटम के दो पार्टिकल्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी डिटरमिन्ड हो चुकी थी। और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, यानी 19 समथिंग स्टार्ट बिल्कुल हुआ, तो ये सोचा गया कि एटम के सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, एटम में और कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड भी एक इन्हीं साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट था, वो भी बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि एटम की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सके। उसने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की और इसके अलावा उसने ये प्रिडिक्ट किया कि अगर हम समझ लें कि एटम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है तो ये ठीक नहीं होगा। ये इसलिए कि फिर एटम की जो एटॉमिक मास है ना, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सपोज कि हाइड्रोजन जो है उसका मास 1 है, ठीक है। अगर हम किसी और पार्टिकल की बात करते हैं, किसी और एटम की बात करते हैं, सपोज कार्बन है, तो कार्बन का मास अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के मास से 6 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये एग्जैक्ट उस मेजरमेंट पे नहीं आ रहा था। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम मोर पार्टिकल्स इन द एटम। अब देखें हाइड्रोजन, ये तो बाद में हमें पता चला है ना कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि आगे जो दूसरे एटम्स हैं उनमें बाकी प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और बहुत से और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम सिर्फ इस बेस को इस बात को कंसीडर करें कि एटम जो है वो सिर्फ दो पार्टिकल पे मुश्तमिल है, तो इससे एटॉमिक मास जो था वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। इसलिए रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया कि देयर मस्ट बी सम पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। उसने ये भी कहा था कि न्यूट्रल पार्टिकल होगा एटम के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद 1932 चैडविक भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बदले में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इस डिस्कवरी पे इसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया और 1935 में इसको नोबेल प्राइज़ जो था वो अवार्ड किया गया। अब चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये हम देख लेते हैं। इसने एक सोर्स लिया था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, He हीलियम। हीलियम के जो पार्टिकल है, हीलियम के जो एटम है, वो उनको बेसिकली हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स को किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हासिल किया जा सकता है। अब पोलोनियम एक सोर्स था, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको शीशे के ब्लॉक, ये जो लाइंस में बना हुआ है ब्लॉक, इस ब्लॉक में सेंटर में देखिए पोलोनियम को रखा गया है, ठीक है। अब इससे हम क्या लेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बम्बारमेंट करवाई गई बेरिलियम पर, बेरिलियम भी एक एलिमेंट है, ठीक है। बेरिलियम पर जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई गई तो बदले में कुछ रेडिएशंस पैदा हुई, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पैदा हुई, ठीक है। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रेडिएशंस पार्टिकल पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन थी ये ऐसे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल थी जिन पे कोई चार्ज नहीं होता था। इसके आगे ही आप देखें चार्ज डिटेक्टर लगाया हुआ है जो कि ये सेंस कर सकता था कि जो रेडिएशन से पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है क्या क्या उनके पार्टिकल्स पे कोई चार्ज है या नहीं। अच्छा, अब हमारे जहन में ये बात आती है कि ये पार्टिकल किस तरह से जो है एमिट हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कवरीज होती हैं ना, ये सडन होती हैं, बाय चांस होती हैं। इनकी कोई साइंटिस्ट सोच तो रहे होते हैं, लेकिन किसके हिस्से में ये अवार्ड आता है ये अल्लाह ही जानता है। तो अगर हम ये देखें कि दो एटम्स थे, बज़ाहिर तो दो एटम है ना, हीलियम एक एटम है और बेरिलियम भी एक एटम है, ठीक है। तो बेसिकली दो एटम्स को मिलाया जा रहा था, ठीक है। हीलियम
जो है वो टारगेट हीलियम की बम्बार्डमेंट जब बेरिलियम पे करवाते हैं, ये देखिए आपके सामने बेरिलियम का एटम है और हीलियम का एटम है, दोनों जब हिट करते हैं या हीलियम बेरिलियम से हिट करता है तो बदले में एक नया एटम बना था। वो नया एटम था कार्बन का, और इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ था। यानी दो छोटे एटम्स जब कंबाइन हुए तो एक बड़ा एटम बना और साथ ही साथ ये न्यूट्रॉन की एमिशन हुई। अब ये किस तरह से हुई, इसको थोड़ा से हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। अब देखिए हीलियम का एटम है जिसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, अच्छा ये अब हमें पता है ना 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम कैलकुलेशन कर लें तो ये एग्जैक्ट हमारी जो इक्वेशंस उन्होंने प्रपोज की थी या जो भी बात प्रपोज हुई थी वो उसको हम कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं कि ये हीलियम के 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही न्यूट्रॉन है। इसके बाद बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन जो है वो 5 है और 4 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों एटम्स जब मिलते हैं तो टोटल आप कर लें, प्रोटॉन कितने हो गए 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, यानी एक एटम जो बना है ना जिसमें 6 प्रोटॉन रखे गए और 6 ही इलेक्ट्रॉन रखे गए, ठीक है। अब न्यूट्रॉन दोनों के, हीलियम और बेरिलियम के टोटल न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करें, 2 + 5 कितने हो गए 7। अब 7 में से 6 न्यूट्रॉन जो है वो न्यू एटम में रहे और एक न्यूट्रॉन जो था वो ज़्यादा था, वो बाय चांस एमिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यानी दो एटम्स के यूनियन से एक न्यू एटम प्रोड्यूस होता है और उसके बदले में न्यूट्रॉन की एमिशन होती है। इस तरह से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, दे कैरीज नो चार्ज, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। और कैसे पता चलता है, इनको जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया इन रेज को तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, बल्कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रूव किया कि न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया बिकॉज दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन कैनॉट आयनाइज गैस, आपने पिछले केसेस में ये पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रॉन में आप ये जो कैथोड रेज में आपने पढ़ा था दे कैन आयोनाइज गैस, बट इन दिस केस न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैस, ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर ये धंस सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई न्यूट्रॉन होता है ना, अगर वो डिसइंटीग्रेट यानी अगर वो डिकम्पोज हो, टूटे, ठीक है, या वो डिके हो अगर, तो वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, वो एक प्रोटॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है और न्यूट्रिनो बनाता है। न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है एटम का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिके किस तरह से होती है कि न्यूट्रॉन जब भी डिके करेगा एक प्रोटॉन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी न्यूट्रॉन की इम्पोर्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, ठीक है, यानी ये किसी भी चीज़ के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इसलिए ये बायोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इनको यूज़ करके कैंसर की ट्रीटमेंट भी की जाती है। और न्यूट्रॉन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये वाटर, पैराफिन, सेलुलोज वगैरह से जब हिट करते हैं तो उनके अंदर से प्रोटॉन को एमिट करते हैं। अब यहाँ देख लें, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, ये बेरिलियम टारगेट पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स को जब पैराफिन वैक्स में से हम पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटॉन। किसका क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन ने जो है पैराफिन वैक्स में से प्रोटॉन को इजेक्ट किया है, ठीक है। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। न्यूट्रॉन की टाइप्स
भी हम डिस्कस कर सकते हैं। न्यूट्रॉन दो तरह के होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं ये 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करते हैं, और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन भी करते हैं। मतलब न्यूट्रॉन्स जो हैं ये किसी एटम के साथ मिलकर उस एटम के अंदर कोई चेंज भी ला सकते हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसकी एग्जांपल क्या है कि नाइट्रोजन एक एटम है जिसके प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7। अगर हम इस एटम में एक जो न्यूट्रॉन है वो ऐड कर दे तो क्या होगा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो तो सेम रही, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए इस एटम के अंदर, 8 जो है वो 8, यानी एक न्यूट्रॉन इस एटम के अंदर डाला जा रहा है। अब ये जो है रिएक्शंस होते हैं, इनमें हम ये सडन होते हैं, ठीक है। अब ये इसके बदले में क्या हो रहा है कि एक न्यू जो एटम है वो प्रोड्यूस होता है। वो न्यू एटम जो है वो बोरॉन का है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन जब मिलते हैं और एक न्यूट्रॉन और जो हम डाल रहे हैं, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो ये बनाएंगे बोरोन का एटम, ठीक है। और बाकी जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है एमिट होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जब हम न्यूट्रॉन को किसी एटम में ऐड करते हैं या बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो बदले में ये किसी एटम से अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है। तो वो आप देखें, कैलकुलेशन इनकी करें नाइट्रोजन के, और एक हमारे पास है न्यूट्रॉन का। आप इसमें से जो है वो हीलियम का पार्टिकल निकाल दें, यानी 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो कौन सा एटम, किस एटम में वो होती हैं, वो बोरॉन में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस। स्लो न्यूट्रॉन्स मूव्स विद द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दे कैरी आउट फिशन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन जो होता है ना, जो एटम बॉम्ब में यूज़ होता है, और इसके अलावा फिशन रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए स्लो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। स्पेशली जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो इसके लिए हम फिशन रिएक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन हम किसके साथ इसको परफॉर्म करेंगे, स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है, जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इन रिएक्शंस में हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जब स्लो न्यूट्रॉन जो है वो किसी एटम से पे बम्बार्डमेंट करता है तो बदले में गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब ये गैमा रेडिएशंस क्या हैं? गैमा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी ये पार्टिकल्स नहीं होते, इनकी ये फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं और बहुत एनर्जेटिक रेज हैं ये, ठीक है। जब भी किसी एटम से गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस एमिट होती हैं तो उस एटम के कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर हम कॉपर एटम के प्रोटॉन देखें तो वो 29 है। ये जो नीचे वाला नंबर है ये प्रोटॉन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो प्रोटॉन 29 है। और अगर न्यूट्रॉन की हमने नंबर जानना है तो वो कितने होंगे, आप 65 में से 29 को माइनस कर दें तो इट कम्स टू बी 36, यानी इस कॉपर एटम में कितने न्यूट्रॉन थे, 36, ठीक है। और ये स्टेबल कॉपर एटम है। अब जब हम एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दें, ठीक है, एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 37। प्रोटॉन सेम रहे, प्रोटॉन चेंज नहीं हुए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 37, ठीक है। अब ये स्टेबल कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनस्टेबल कॉपर में। अनस्टेबल कॉपर जो है इट मीन्स के इट इज़ रेडियो एक्टिव कॉपर, ठीक है। तो इस कन्वर्जन में जो रेडिएशन एमिट होती है उनको हम गैमा रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये अनस्टेबल कॉपर है, ये डिसइंटीग्रेट होगा, ये डिके होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है।
तो जब ये कॉपर डिके होगा तो बदले में ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक एटम में, ठीक है। और इसके साथ साथ एमिशन होगी बीटा पार्टिकल्स की, ठीक है। इक्वेशंस आपके सामने है। अभी आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में बना है वो क्या है कि स्टेबल कॉपर जिसमें 36 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन हमने इसमें बम्बार्डमेंट किया है, ठीक है। तो टोटल जो अनस्टेबल कॉपर बना है उसमें न्यूट्रॉन 37 हो गए, ठीक है। तो 66 और यानी आप देखें प्रोटॉन सेम रहे हैं लेकिन न्यूट्रॉन 37 हो गए और जो एटॉमिक मास है वो 66 हो गया। अब यही कॉपर जो है अनस्टेबल ये डिके करेगा, ठीक है। ये डिके करेगा और बदले में एमिट करेगा बीटा रेडिएशंस, ठीक है। और इस जब भी स्टूडेंट्स इस बात को याद रख लें कि जब भी कोई बीटा रेडिएशंस किसी एटम में से एमिट होती हैं तो उस एटम का एटॉमिक मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है। ये कैसे बनता है बढ़ता है इसको आप देख लें। जो हमारे पास है अनस्टेबल कॉपर, इसमें प्रोटॉन है 29 और न्यूट्रॉन है 37, ठीक है। अब 37 में से एक न्यूट्रॉन, अभी आपने थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना कि न्यूट्रॉन जो है वो जब डिके होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉपर का जो 37 न्यूट्रॉन थे इनमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो नया यानी अब टोटल जो प्रोटॉन हो गए एटम में, जो नया एटम है उसमें प्रोटॉन 30 हो गए। अब जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो ये वाला एटम फिर वही एटम नहीं रहेगा कॉपर वाला, ठीक है। अब ये किस में 30 किस एटम में 30 प्रोटॉन होते हैं? जिंक में, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, वो है जिंक एटम। तो लिहाजा ये अनस्टेबल कॉपर जो है it is converted into zinc atom with the emission of beta particles. न्यूट्रॉन 37 थे कॉपर में और जिंक में ये हो गए 36 क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए थे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एज अ बीटा रेडिएशन एमिट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी एटम का में से बीटा रेडिएशन की एमिशन होती है तो वो एटम उसका एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थैंक यू।